सो ये दिस विशाल गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम ओम का नियम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हमारा चैप्टर 3 चल रहा है जो कि हम धारा विद्युत को स्टार्ट किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किए थे। तो आज का हमारा ये सेकंड लेक्चर है चैप्टर 3 का और इसमें हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आप बेसिकली क्लास 10 से ही 10th में भी पढ़े थे ओम का नियम, लेकिन वहाँ पर बहुत ही छोटे रूप में था। यहाँ पर हम बहुत ही डीप में पढ़ने वाले, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेंगे क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या काम है, ओम के नियम को समझना कि ओम का नियम आखिर होता क्या है। और सबसे पहले इससे पहले हम देखेंगे कि इस नियम को दिया कौन था, राइट। इसके जनक कौन है, इसको सबसे पहले बताया कौन ओम के नियम को। तो एक वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक थे, जॉर्ज साइमन ओम, राइट। आप नाम सुने ही होंगे जॉर्ज साइमन ओम का। और उन्होंने ही सन 1828 में, राइट, अपने प्रयोग किए थे और उसमें बताया कि किसी चालक के सिरों पर, अभी मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा, अभी बात आप सुन लीजिए। एक चालक है, राइट, एक चालक है और इसके सिरों पर विभवांतर अगर लगता है, अगर उसके सिरों पर विभवांतर लगता है और इसमें धारा प्रवाहित होता है आई, तो इन दोनों में संबंध बताने के लिए क्या किया, एक नियम बताया था जिसे हम ओम का नियम बोलते हैं। मतलब बेसिकली बात करें तो हम यहाँ पे भी और आई के बारे में ही पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में संबंध देखने वाले हैं। भी और आई क्या होता है, भी फॉर विभवांतर एंड आई फॉर इलेक्ट्रिसिटी, राइट, करंट, आई फॉर करंट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आखिर हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें हम बेसिकली यही पढ़ने वाले हैं, भी और आई में संबंध। और इसको 1828 में जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था जो कि एक जर्मन वैज्ञानिक थे। मैं आपको अभी इनका 1 सेकेंड मैं इनका तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये रहे जॉर्ज साइमन ओम साहब और यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जॉर्ज साइमन ओम। और यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको देख सकते हैं कि मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और यहाँ से आप सारे सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ सकते हो, एज लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सारे सब्जेक्ट यहीं पे आपको एक ही चैनल पे सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आगे अपना पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो एग्जाम में लिखने के लिए फॉर्म चाहिए, परिभाषा चाहिए। तो यहाँ पर परिभाषा हमारे पास क्या है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, क्या बोल रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था मतलब लंबाई, ताप, ठीक है, मतलब ये अगर इसका लंबाई यल है और टेम्परेचर अगर टी है तो इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यल है तो यल लंबाई ही होना चाहिए और टेम्परेचर टी है तो टी टेम्परेचर ही होना चाहिए। इसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। तो यही बोल रहा है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, इसको हम भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं, राइट, फिजिकल स्टेट एंड केमिकल स्टेट अलग होता है, उसको हम आगे देखेंगे। अभी हम फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो, मतलब इसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए, तो उसमें प्रवाहित होने वाले, मतलब इसमें जो प्रवाहित होगा, क्या प्रवाहित होगा, विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा, इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा, विद्युत धारा को हम क्या से लिखते हैं, बेसिकली हम आई से लिखते हैं। तो जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा और इसके सिरों पर जो विभवांतर लगेगा, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है, राइट। ये जो भी है, इसके सिरों पर जो भी विभवांतर लगेगा और इसमें जो करंट प्रवाहित हो रहा है आई, ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती, समानुपाती दोनों एक ही होता है। इसका साइन, ये आप यहाँ पे 1 सेकेंड मैं इसका साइन आपको बता देता हूँ। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे क्या बताया, सबसे पहले हम अगर फॉर्मूला देखें तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर यहाँ पे देखा जाए अनुक्रमानुपाती, तो अगर हमें फॉर्मूला अगर निकालना चाहें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बोल सकते हैं कि भी समानुपाती आई यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि विभवांतर किसके समानुपाती होता है, करंट के। तो आप जानते हो कि जब हम इस समानुपाती साइन को अगर यहाँ से हटाते हैं तो ये हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे हम एक नियतांक लगाते हैं, राइट। नियतांक क्या लगाएंगे, हम आर नियतांक लगाएंगे और इस आर को प्रतिरोध बोलते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे भी, प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। लेकिन अभी आप याद रखना कि इस आर को प्रतिरोध बोलते हैं, इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं, राइट।
तो यहाँ से अगर हम देखें ये हमारा फॉर्मूला V समानुपाती I हो गया, और यहाँ से अगर हम समानुपाती साइन को हटाते हैं तो V इज इक्वल टू आर आई हो गया, और यहाँ यही हमारा फॉर्मूला हो गया, कौन सा, V इज इक्वल टू आर आई। और इस फॉर्मूला के थ्रू आगे हम बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे जो कि आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस R का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, सपोज कि हम यहाँ से किसका, R का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालना चाहें तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई हो गया। और ये हम हिंदी में लिख सकते हैं प्रतिरोध इज इक्वल टू विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे में धारा। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हम एक दूसरे से कंपेयर करते हुए आगे पढ़ रहे हैं। और यहीं पे आपको स्लाइड में भी आप देख सकते हो कि हमने निकाला है, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या निकल गया कि यहाँ पे आप देख सकते हो जैसा कि V इज इक्वल टू आर आई, और यहाँ से R का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो R इज इक्वल टू V बाई आई, और प्रतिरोध इज इक्वल टू विभवांतर बटे धारा। यही चीज़ हमने अभी नीचे देखा, राइट, यहाँ आप देख सकते हो। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला भी I इज इक्वल टू V बाई आर यहाँ पे देख सकते हो। अगर हम धारा का वैल्यू यहाँ से निकालना चाहें तो I जो है करंट एम्पियर है, करंट इन एम्पियर, राइट, करंट मतलब धारा, विद्युत धारा, ठीक है। और यहाँ से अगर V देखें तो वोल्टेज है वोल्ट में, और R रेजिस्टेंस है ओम में। अभी हम आगे इसके बारे में देखने वाले हैं, अभी आप बस इसको इस वाले फॉर्मूला को, परिभाषा को याद रखेंगे। ये आप ग्राफ भी बना सकते हो क्योंकि एग्जाम में आपको 1 नंबर ग्राफ के भी दिए जाते हैं। तो अगर हम ये वोल्टेज रखें इस साइड और यहाँ पे अगर हम करंट रखें I, तो ये हमारा डायरेक्टली ऐसे बन जाएगा क्या, ग्राफ। तो ये ग्राफ को आप याद रखेंगे, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे चुका है पिछली वीडियो में, और तो वहाँ से आपको नोट्स भी ये प्रोवाइड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राइट। तो इस तरीके से हमने ओम के नियम को देखा। अब हम ओम के नियम को उत्पत्ति करेंगे, मतलब ये जो I इज इक्वल टू V बाई आर या फिर V इज इक्वल टू आर आई निकला है, इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम उसके कुछ सीमाएं देख लेते हैं, ओम के नियम की सीमाएं कुछ देख सकते हैं। तो ये इसके जो सीमाएं हैं, पहला सीमाएं आप देख सकते हो कि ये चालक का ताप नियत रहता है। मैंने अभी आपको बताया था इससे पहले कि अगर ये हमारा L लंबाई का कोई परिपथ है और इसमें अगर T टेम्परेचर है तो इसका टेम्परेचर भी नियत रहेगा और लंबाई भी नियत रहेगा, मतलब कि इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो यही बोल रहा है कि चालक का ताप नियत रहे और चालक में विकृत उत्पन्न न हो। विकृत उत्पन्न न हो मतलब कि लंबाई में विकृति, मतलब जैसे ये L लंबाई है तो इसमें कोई भी बढ़ना नहीं चाहिए इसका लंबाई, राइट, इसी को हम विकृति बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके दो सीमाएं भी हैं, आपको सीमाएं भी अगर पूछता है 2 नंबर में तो ये दोनों सीमाएं आप यहाँ पे लिख सकते हो। मैंने बताया था आपको कि ये हमारे जॉर्ज साइमन ओम साहब हैं, और यहाँ से जो परिपथ अभी हम पढ़ रहे हैं ये परिपथ हम आगे देखेंगे ये क्या होता है, और ये जो भी मैं आपको ये बताया ये इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। अभी हम आगे आने वाले वीडियो में सारे चीज़ देखेंगे कि क्या होता है, आप अभी धीरे धीरे बस पढ़ते चलिए। तो अब हम इसका व्युत्पत्ति अगर हम देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हो कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की व्युत्पत्ति हम यहाँ पे देखेंगे। किस तरीके से व्युत्पत्ति करेंगे, बहुत ही इजी वे में करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक चालक चाहिए, राइट, हमें क्या चाहिए, एक चालक चाहिए। और चालक में हम अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा चालक है, राइट, ये हमारा अगर चालक है और इसका लंबाई कितना हम मान ले, L लंबाई अगर हम इसका ले ले, और इसका अगर हम टेम्परेचर, सबसे पहले हम क्षेत्रफल अगर A ले लें, राइट, क्षेत्रफल क्या ले ले A, लंबाई L, और इसमें अगर V विभवांतर हो, राइट, अगर इसमें V विभवांतर हो और प्रवाहित धारा क्या हो, जो ये धारा प्रवाहित होगा अगर हम उसको I ले लें, प्रवाहित धारा को अगर हम I ले लें तो ये विद्युत क्षेत्र जो बनेगा। यदि आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा कि विद्युत क्षेत्र में आपको क्या बोल रहा हूँ तो आप चैप्टर 1 पहले देख लेंगे, क्योंकि यदि आप चैप्टर 1 नहीं पढ़े हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, राइट। तो यहाँ अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा और इस विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोल दे, I बोल दे, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे,
मतलब कि सबसे पहले हम एक चालक लिए जिसका लंबाई L है, जिसका क्षेत्रफल A है, ये आप मान सकते हो। इसका नोट्स भी मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और यदि इसके सिरों पर भी विभवांतर लग जाए और यहाँ से अगर धारा I बहे तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र बनता है, इसके अगल बगल जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, अगर हम उसको क्या बोले E बोल दें, राइट, अगर हम उसको E बोल दें तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है। उस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये सारा चीज़ हम चैप्टर 1 में कवर कर चुके हैं। तो यहाँ से अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम यहाँ पे देखें, चलिए हम इस वाले अपने स्लाइड में देखते हैं। तो यहाँ से अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या से डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, और इसका वैल्यू होता है V/L। ये भी हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप एक के बाद एक सारा वीडियो देख लेंगे तो आपको ये चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी हम केवल फॉर्मूला ही आपको बता सकते हैं, क्योंकि इसको निकालने में ही हमें केवल एक लेक्चर लग गया था, राइट। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला E = V/L। और एक फॉर्मूला आप क्लास 11 से ही पढ़ रहे हो, क्या, बल इज इक्वल टू क्या होता है, तीव्रता इंटू आवेश, तीव्रता इंटू आवेश होता है, राइट। ये तीव्रता इंटू आवेश होता है। तीव्रता को हम क्या से डिनोट करते हैं, ई से ही डिनोट करते हैं इसको भी, और आवेश को क्यू से, और बल को एफ से। तो एफ इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, आवेश को Q से। और अभी जस्ट इससे पहले वाले वीडियो जो हमारा था धारा विद्युत के लिए, वहाँ मैंने आपको बताया था कि Q का वैल्यू हमारे पास क्या होता है, Q इज इक्वल टू N होता है। और यहाँ से अगर हम Q का वैल्यू NE रख देते हैं, जहाँ पे N का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। N का वैल्यू अगर हम 1 के लिए देखते हैं, आप किसी के लिए भी निकाल सकते हो, आगे जाके हम उसको देखेंगे। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, N इज इक्वल टू 1 के लिए अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारा F का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे किस तरीके से आएगा, F इज इक्वल टू E इंटू E, राइट, क्योंकि n के जगह पे 1 हमने रख दिया। अब ये जो E है, अब ये जो E आप यहाँ पे देख सकते हो, इसका वैल्यू हम ऊपर क्या निकाल चुके हैं, V/L। यहाँ पे अगर हम V/L निकाल चुके हैं तो इसी वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा F का वैल्यू हो जाएगा EV/L। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे सकते हो, राइट। ये हमारा बल का वैल्यू हो गया EV/L। और यहाँ से अगर हम, आप 11th में ही पढ़े थे न्यूटन का सेकंड नियम, तो यहाँ हम न्यूटन के द्वितीय नियम अगर हम देखते हैं, न्यूटन साहब का अगर हम द्वितीय नियम देखते हैं, सेकंड नियम अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो क्या था, F इज इक्वल टू ma, राइट। F का वैल्यू हमारे पास यहाँ देख सकते हो क्या है, EV/L। और इस F के जगह पे हम EV/L रखते हैं तो यहाँ हमारा वैल्यू आ जाता है EV/L इज इक्वल टू ma। और यहाँ से अगर हम A का वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप समझ सकते हो कि A का वैल्यू हमें क्या करना है, निकालना है। तो जब हमें A का वैल्यू निकालना है, इस वाले A का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम इधर भेज देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, EV/L m। और इसको आप समीकरण 3 दे सकते हो, राइट। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेसिक है, आप जो पिछले कक्षा में पढ़ चुके हो फॉर्मूला उसी को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप जानते हो कि जो न्यूटन का प्रथम नियम था, फर्स्ट नियम था जो न्यूटन साहब का, तो फर्स्ट नियम क्या था, V इज इक्वल टू U प्लस AT, राइट। लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, राइट, अभी हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें चेंजेस नहीं हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे कि जो हमारा L और T था उसमें चेंजेस नहीं हुआ था, इसलिए हम U का वैल्यू क्या देंगे, प्रारंभिक वेग का वैल्यू हम 0 रखेंगे। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या हो जाएगा, AT। लेकिन यहाँ जो T है, ये T सिंपल समय के लिए। लेकिन मैं अभी आपके लिए क्या बताया था कि यहाँ पे जो हमारा L और V का वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगा, मतलब शांत रहेगा। वो जब नहीं बढ़ेगा, आप जब कुछ काम नहीं करते हो, मतलब आप शांत रहते हो, राइट। तो जब हम शांत, और समय को क्या बोलते हैं, मतलब ठेठ अगर हिंदी बोले तो काल भी बोलते हैं, राइट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो T है उसको हम श्रांति काल बोलेंगे। श्रांति काल मतलब शांत समय, ठीक है। तो जब हम इसको श्रांति काल बोलते हैं, श्रांति काल इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे हम T इज इक्वल टू टाउ ले लेते हैं,
ये हम चैप्टर 1 में पढ़े थे, टाउ का वैल्यू भी क्या होता है वहाँ हमने देखा था। तो यहाँ जब हम ए के जगह पे तो ए ही रखेंगे, लेकिन ये टी के जगह पे क्या कर देंगे, टाउ रख देंगे। तो यहाँ से वी का वैल्यू जो आएगा, ए का वैल्यू जस्ट अभी हमने ऊपर निकाला था, ये आप देख सकते हो ए का वैल्यू क्या था, ई वी बाई एल एम। और यहाँ जब हम इसका वैल्यू रखते हैं नीचे में, तो वी इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या था, ई वी बाई एम एल एंड टाउ, राइट। तो इस तरीके से हमारा आगे हम बढ़ते हैं। तो जब हम यहाँ से इस तरीके से निकाला, और आप जानते हो कि हमारे पास दो वेग होता है, एक प्रारंभिक वेग और एक अंतिम वेग। अगर हम इन दोनों का औसत निकालें, इन दोनों का अगर हम औसत निकालना चाहें तो क्या होगा, हमारे पास दो वस्तु या फिर दो वर्ड बोल सकते हो, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। मतलब कि अगर हम औसत निकालना चाहें, औसत वेग, और इसी को हम अनुगमन वेग भी बोलते हैं, औसत वेग अगर यहाँ से निकालना चाहें तो औसत वेग क्या हो जाएगा, वी डी अगर इसको मान ले तो ये हमारे पास हो जाएगा u प्लस वी बाई 2। बेसिकली u का वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख चुके हैं, राइट। u का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा 0 है। तो जब हम यहाँ से vd का वैल्यू लिखेंगे तो vd इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v के जगह पे हमारा वैल्यू आ चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। बस आप अच्छे से समझते जाना, एक दूसरे के बाद एक को हम यहाँ पे सॉल्व करते जा रहे हैं, ऊपर के वैल्यू को नीचे में। तो v का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो ई वी बाई एम एल इंटू टाउ आया है, और इस वैल्यू को अगर हम यहाँ पे लिखते हैं vd के जगह पे, तो vd का वैल्यू क्या हो जाएगा, ई वी बाई, और आप मेरे साथ लिखते चलना ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ आए। और कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब इससे पहले मैंने आपको ये धारा का फॉर्मूला बताया था, यदि आपने उससे नहीं देखा तो देख लेंगे कि धारा का फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या बताया था, एन ई ए वी डी, राइट। एन ई ए वी डी हमने देखा था धारा का फॉर्मूला, और यहाँ हम अगर फॉर्मूला रखते हैं तो इसके बाद हमारा आंसर जो लाना था वो आ जाएगा। तो I इज इक्वल टू अगर हम देखें यहाँ पे, तो I का वैल्यू क्या हो जाएगा, n के जगह पे तो n ही रहेगा, E का जगह पे E ही रहेगा, ए के जगह पे भी ए ही रहेगा, लेकिन वी डी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, ई वी बाई 2 एम एल इंटू टाउ। और यहाँ से हम इस v का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, राइट, यहाँ से अगर हम इस v के वैल्यू को निकालना चाहें तो ये सारे को हमें ऊपर भेजना पड़ेगा, और ये जो है इसको हमें नीचे भेजना पड़ेगा। मतलब कि यूँ कि अगर हम इसे ये बोलना चाहें कि v इज इक्वल टू, अगर हम इस v का वैल्यू को निकालना चाहें तो v इज इक्वल टू ये 2 ml तो ऊपर चला जाएगा, 2 ml ऊपर चला जाएगा, एंड एन ई ए नीचे चला जाएगा, एन ई ए नीचे चला जाएगा, और यहाँ पे भी टाउ नीचे चला जाएगा, तो 1 बाई टाउ लिख सकते हैं। और आई पहले से ही यहाँ है तो आई हम लिख देंगे। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आया, ये जो हमारे पास कौन सा वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू हमारे पास आया, सपोज इसको हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम नियतांक मान लेते हैं, इसको हम r से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो आगे आएगा v इज इक्वल टू, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि v इज इक्वल टू r इंटू आई आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे क्या माना है, इस फॉर्मूला को हमने क्या माना है, r माना है। तो इसके जगह पे हम r लिख देंगे और यहाँ i बचा है, मतलब कि v इज इक्वल टू आई, आर आई हमारे पास आ गया। और यही फॉर्मूला हमें लाना था, यही फॉर्मूला हमें सिद्ध करना था ओम्स के नियम के लिए। और यहाँ से अगर हम देखें तो इस r को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, समानुपाती साइन लग जाएगा, v समानुपाती i। और यही फॉर्मूला हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि इस तरीके से हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा कि ओम के नियम का जो हम पढ़े थे, v इज इक्वल टू आर आई या फिर v समानुपाती i, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और आज हम बेसिकली ओम के नियम की व्युत्पत्ति, और उससे पहले हमने ओम के नियम की सीमाएँ, और उससे पहले ओम का नियम देखा था, राइट। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली ज़्यादा नहीं लेकिन 3 नंबर में आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से आप सबसे पहले ओम के नियम को बता देंगे, उसके बाद उसकी सीमाएं लिख देंगे, और उसके बाद उसका डेरिवेशन भी अगर पूछता है तो डेरिवेशन आप बता सकते हो। बहुत ही ईजी डेरिवेशन है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक
फार्मूला के बाद दूसरे फार्मूला हम अगर वैल्यू पुट करते जाते हैं तो हमारा यहाँ पे बेसिकली फार्मूला आते जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसके बाद आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत चालकत्व पढ़ेंगे और प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में अंतर पढ़ेंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सी अ गुड डे, बाय, थैंक यू।